नमस्कार दोस्त, राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABH कोचिंग क्लासेज में। और आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आज एक नई संधि को लेकर के अपने उसी क्रम में, जैसे हमने पिछले क्रम में आपको पढ़ाई थी इष्टत्व संधि और इष्टत्व संधि। एक वीडियो हमने 2 संधियों को समाप्त किया था और इसी कड़ी में आज हम अगली संधि, अपनी नई संधि को लेकर के शुरू हो रहे हैं। वो अगली संधि है हमारी जस्तु संधि, जो आपने पढ़ी होगी जस्तु संधि। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सरल है बहुत। एक बार में यदि आपने समझ ली तो संधि की समस्या दूर हो जाएगी। जस्तु संधि, जस्त संधि में क्या रहता है, इसका सूत्र महत्वपूर्ण है। और जो सूत्र है आपका झलाम जशोवंते। कौन सा सूत्र? झलाम जशोवंते। यानी कह दें कि पदांत झल के बाद, पदांत का मतलब समझ रहे, यानी जो पूर्व पद होगा उसके अंत में झल प्रत्याहार का पद होना चाहिए। अब ये झल क्या होता है, जिन मित्रों ने, भाई बहनों ने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लें, प्रत्याहार और माइसो सूत्र वाली, तो उसमें पता लग जाएगा कि झल किसे कहते हैं। और हमने झल को बड़े अच्छे से समझा, झल क्या, और सभी हमने 42 प्रत्याहारों की चर्चा की हुई है उसमें। तो एक झल एक प्रत्याहार होता है जिसमें वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। ठीक है, और इसमें तीनों सा भी आ जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि पदांत झल के बाद यदि कोई चाहे स्वर आ जाए, चाहे कोई व्यंजन आ जाए, चाहे कोई सा भी व्यंजन आ जाए, चाहे कोई सा भी स्वर आ जाए, तो वहाँ पदांत झल को क्या आदेश हो जाता है? जस आदेश हो जाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम, अभी मैंने जो आपको मौखिक बताई वही चीज़ हम लिखते हैं अपनी भाषा में। तो कैसे लिखेंगे देखिए, यदि पदांत, पदांत का मतलब समझ रहे हो, पद के अंत में, यानी पूर्व पद जो होगा उसके अंत में, पदांत में झल प्रत्याहार के वर्ण हो। यदि पदांत में झल प्रत्याहार के वर्ण हो, ठीक है, और पर में, पर का मतलब है बाद वाले वर्ड में, पर में चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, पर वर्ड में क्या हो, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, तो पदांत झल को जश आदेश हो जाता है। जश आदेश हो जाता, अभी समझाऊंगा ये पदांत झल और जस क्या है। जस आदेश हो जाता है। अब वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको पूरा समझ में ना आए तब कहना आप। तो कहते हैं कि यदि पदांत में, यानी पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण हो, यानी झल प्रत्याहार का मतलब वर्गों के चाहे चौथे वर्ण हो, तृतीय वर्ण हो, द्वितीय वर्ण हो, चाहे प्रथम वर्ण हो, चाहे साह में से कोई हो। ठीक है, और पर वर्ण में, और पर यानी दूसरे सामने वाले वर्ण में क्या हो, चाहे स्वर हो, चाहे क्या हो, व्यंजन हो, तो पदांत यानी जो पद के अंत में जो झल है उसके स्थान पर क्या होगा, जस आदेश हो जाता है। ठीक है, अब जस आदेश हो जाता है। जस में क्या होता है, जस में आपके वर्गों के तृतीय वर्ण आते हैं। कौन से वर्ग? वर्गों के तृतीय वर्ण, यानी जब अगर 10 वर्गों के तृतीय अक्षर। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए। अब मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। चलिए, कर लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे वीडियो रोक करके लिख लेना। ठीक है, अब हम इसी चीज को यदि हम फिगर के माध्यम से अपनी टेबल बना के समझा देते हैं तो कैसे होगा। यानी हमारा पहले क्या है, पूर्व में क्या हो, अब पर में, इधर पूर्व है इधर पर, हम दोनों बार लिखे दे रहे हैं। इधर क्या हो, पूर्व में झल हो गई, झल वर्ण। अब झल वर्ण में कौन कौन से आते हैं? वैसे तो प्रत्याहार की दृष्टि से देखा जाए तो सारे, वैसे तो प्रत्याहार की दृष्टि तो वो क्रम से होते हैं, लेकिन यदि मैं यहाँ संधि की दृष्टि से समझाऊं तो क्रम दूसरा बनाना पड़ेगा। वो कैसे? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि वर्गों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण होंगे और इसके अलावा तीनों सा होंगे। तो हम उसी को अब क्रमानुसार रख लेते हैं, जैसे हम वर्णमाला अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आपको समझना है आसानी से। तो हम कहेंगे क, ख, ग, घ और ह। अब आप समझ रहे होंगे ये कौन सा क्रम है। तो यानी यहाँ हा की जगह पंचम वर्ण आता है, लेकिन पंचम वर्ण झल प्रत्याहार में नहीं आता, लेकिन हा, तीनों सा और हा
जब हमने झल बोला है तो जब हम एक प्रत्याहार होता है झल, झल प्रत्याहार में आपके तीनों सा और हा आ जाते हैं, ठीक है। और हा हमने का वर्ग में इसलिए रख लिया क्योंकि हा का उच्चारण स्थान भी कंठ है और का उच्चारण स्थान वर्गों का भी कंठ है, यानी सवर्णी वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो अब अगला है च, छ, ज, झ और श, यानी हमारा ये सा है, ये तालव्य सा, और ये चा वर्ग में हमारा तालव्य होता है। अगला है ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन्य श। अगला है त, थ, द, ध और दंती श। अगला है प, फ, ब, भ, ठीक है। इतने वर्ड होते हैं हमारे। अब पर वर्ड में क्या हो, पर में चाहे स्वर हो, यहाँ लिख देता हूँ, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो। अभी इसी को हम संस्कृति लैंग्वेज में लिखते हैं, चाहे अच हो चाहे आपका क्या हो हल हो। तो क्या होगा, क्या आदेश होगा, इन्हें होगा जस आदेश होगा। क्या होगा, जस आदेश, यानी जस में जबरदस्त यानी वर्गों के तृतीय अक्षर होंगे, तो यानी का तृतीय अक्षर क्या होगा, गा होगा। चा का तृतीय अक्षर जा होगा। टा का तृतीय अक्षर डा होगा। ता का तृतीय अक्षर दा होगा। पा का तृतीय अक्षर बा होगा, ठीक है। ये आप देख लें। और सभी हलंत वर्ड हैं, व्यंजन वर्ड, ये ध्यान रखना। सभी व्यंजन कैसे होते हैं, हलंत होते हैं। मैं यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ आपको समझ में दिक्कत ना आ जाए कि भर जाएगा पूरा वर्ड, समझ लेना बस। सभी व्यंजन वर्ड कैसे हैं, हलंत है, समझ गए। यानी पूर्व के अंत में, यानी पद के अंत में, यानी जो पद होगा उसके अंत में ये वर्ड होने चाहिए कोई सा भी। और पर वर्ड में दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन से प्रारंभ होने वाला कोई वर्ड हो, तो हमें क्या होगा, जस आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम उदाहरण की दृष्टि से देख लें, एक एक उदाहरण देखते हैं। यहीं मैं नीचे यहाँ मैं उदाहरण देख लेता हूँ, आप टेबल बना लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा, जैसे अच धन अंत, अच धन अंत। तो यहाँ देखिए चा है, और देखिए आपका ये हल झल प्रत्याहार का कोई वर्ड है कि नहीं, चा है यहाँ पर। और इधर क्या है आपका आ है। मैंने कहा चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, बदलना किसी में, चा को देखो चा, चा का अब देखिए इसमें क्या है, तीसरा वर्ड है, इधर देखिए चा वर्ग के सामने कौन सा है, जा। ऐसे समझ लीजिए उसी वर्ग का तृतीय वर्ड हो जाता है। चा छा जा जा, यहाँ में से तीसरा वर्ड कौन सा, जा। तो चा को क्या आदेश हो जाएगा, जा हो जाएगा। जा हलंत बनेगा क्या, अजंत। क्या बन जाएगा, अजंत बन जाएगा, ठीक है। चलिए और हम उदाहरण देखते हैं। मैं ऐसे टेबल को साफ किए देता हूँ, आप अपनी कॉपी बना लिए होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब मैं और उदाहरण जैसे देख लेता हूँ। जैसे देखिए चित्त धन आनंद। अब यदि आप समझ गए हो तो आप इसे बना के दिखाओ, ताकि जगह क्या आदेश होगा, आप बताइए क्या आदेश होगा। आप अपने मन में सोचिए, नहीं तो आप अपनी कॉपी पे लिखिए, तुरंत लिखिए। चित्त को क्या आदेश होगा, इसी का तावर का तीसरा अक्षर देखो, ता था द, कौन सा होगा, द, ठीक है। और इधर क्या है, च, और इधर क्या है, आनंद। अब द जाके आ में जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, चिदानंद, ठीक है। अगला और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम वाक धन ईशः, वाक धन ईशः है, तो का को क्या आदेश होगा, देखो आगे स्वर है चाहे व्यंजन हो, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। का को किस में बदलेंगे, गा में बदल देते हैं, ठीक है, गा। तो क्या बन जाएगा, वागीशः, ठीक है। अगला देखिए, इधर हम लिखते हैं जगत, जगत धन ईशः। इसका आप लोग बनाइए, क्या बनेगा, आप अपनी कॉपी बनाइए, फटाफट बना के दिखाइए क्या बनेगा। देखते हैं कि समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। क्या बना आपका, देखिए जगदीश, सही है। जगत धन ईश है बराबर, ता को देखो क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, जगदीश। अगला देख लेते हैं हम, सठ धन आनन। आप लोग अपने
तुरंत बना, मेरे बोलते ही आप बना दिया करो। क्या बनेगा? सट धन आननः। तो टा को क्या आदेश हो जाएगा, जल्दी देखिए। अब मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। ता को दा आदेश बन जाएगा जगदीश। जगदीश का क्या, किसका पर्यायवाची होता है? भगवान विष्णु का। ठीक है, इधर क्या है? मैंने कहा सट धन आननः। सट माने 6, आनन माने सिर। सट को क्या बन जाएगा? डा आदेश हो जाएगा, बन जाएगा सडाननः। क्या बन जाएगा? सडाननः। सडाननः किसका पर्यायवाची है? आप लोग बताना, सडाननः में कौन सा समास होता है? बताना आप सभी लोग कमेंट करके। ठीक है, अगला है कृत धन अंत। कृत धन अंत, जैसे हम प्रत्यय पढ़ते हैं, कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? एक तद्धित और एक कृदंत। तो कृत धन अंत यानी कृत माने क्रिया, क्रिया जैसे कि अंत में हो, यानी में कृत प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। और कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ यानी धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो कृत धन अंत और आवर्ता को क्या आदेश होगा? द और क। दा में जब आ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्या? कृदंत। ठीक है, चलिए आगे एक और देख लेते हैं। सुप धन अंतः। क्या करते हैं? सुप धन अंत बराबर क्या बनता है? पा को बा बन जाएगा आदेश। क्या हो जाएगा? बा पा को बन जाएगा सुबंत। यानी सुप प्रत्यय जैसे के अंत में होते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। और सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? पढ़े होगे मित्रों तो पता होगा। सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है, जो किसके अंत में लगते हैं? शब्द रूपों के अंत में लगे मिलेंगे। ठीक है, अब जस संधि हम पढ़ रहे हैं, इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसी का एक पार्ट बन जाता है। क्या? इसी का एक पार्ट बन जाता है जस्त संधि का ही अपदांत जस्त संधि। क्या? अपदांत जस्त संधि। और इसका सूत्र पूछा गया है परीक्षा में, डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लेता है। अपदांत जस्त संधि का सूत्र जलाम जश झस। जलाम जश झस, इसे आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जलाम जश झसे। ठीक है कुछ नहीं, बस इसका सूत्र ही महत्वपूर्ण है। बाकी के तो अभी आप उसी सूत्र से लगा देंगे। जैसे आप देख लेते हैं, जैसे हमने कहीं लिखा क्रोध और धन धा लिखा है। ठीक है, क्रोध धन धा, आप उसी प्रकार से लगा दीजिए। देखिए धा कौन से वर्ड का है? ता वर्ग का है धा। तो इसको हम किस में बदलेंगे? दा में बदल देंगे, तृतीय अक्षर में। बस वही चीज़ है और कुछ नहीं, ज़्यादा समझना नहीं है। बस इतना समझ लो, अपदंत जस संधि का सूत्र रहता है जलाम जस जस। यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। बाकी उदाहरण में उसी सॉल्व कराता हूँ। देखिए धा को हम किस में बदल देते हैं? देखिए झल का ही वर्ड है ये, बस इतना फर्क रहता है कि झल के बाद क्या होना चाहिए? झस प्रत्याहार का वर्ड होना चाहिए। झस प्रत्याहार में ये वर्ड आते हैं आपके। ठीक है, यानी चतुर्थ वर्ड तृतीय वर्ड आते हैं झस प्रत्याहार में। तो हम देखें धा को क्या आदेश होगा? द क्रोध, और इधर क्या है? धा, बन जाएगा क्रोधा। ठीक है, यही है अपदांत जस संधि, बस और कुछ नहीं है। अब मान लीजिए जैसे हम देखते हैं दुह, दुह धन धा। ठीक है, ये देखिए ये भी हमारा झल वर्ड है धा। अब धा हमारा किस में बदलेगा? अब देखिए कंठ वर्ड है ना, का वर्ग का था, तो का वर्ग का था, तो का वर्ग में देखिए तृतीय अक्षर क्या होगा? गा होगा। और ये क्या है? दु, और इधर क्या है? ध, बन जाएगा क्या? दुग्धा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुग्ध का जो संधि विच्छेद पूछेगा तो बनेगा दुह धन धा। बहुत से मित्र दुग धन धा करके चले आते हैं, इसलिए इसे आप इंपॉर्टेंट में डाल के चलें। दुह धन धा बराबर दुग्ध। ठीक है, अगला और देख लेते हैं। जैसे युद्ध क्रुद्ध, ये सारे बुद्ध सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए वृद्ध धन धे। ठीक है, तो वृद्ध धन धी आपको वही चीज है। धा को क्या किस में बदल देंगे? दा में, बन जाएगा क्या? बन जाएगा वृद्धि। ठीक है, वृद्धि, क्रुद्ध, युद्ध, बुद्ध, इन सब में क्या होगा? कौन संधि होगी आपकी? अपदांत जस्त संधि होगी। ठीक है, समझ गए होंगे, ये संधि भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको मैं आशा करता हूँ कि 15 मिनट में आपको मैंने दोनों संधि समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आई होगी। और समझ में नहीं आई हो तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि आप कमेंट करके हमें बताएं क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और
समझ में आई है तो लाइक जरूर करते रहें, और फिर भी समझ में ना आए तो पहले प्रयास करना कि इसी वीडियो को आप दोबारा देख लें, 2 बार समझ लें। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो में फिर आपको उसी की चर्चा कर दूँगा। ठीक है, आज इस वीडियो, एक छोटी सी वीडियो में इतनी ही चर्चा करूँगा, और अगली संधियों को छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे, देने का प्रयास करेंगे। बाकी का आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा के। टेट की परीक्षा अब नोटिफिकेशन आने वाला है, और आप लोगों को पता होगा कि टेट में 30 नंबर की संस्कृत आती है, और सुपर टेट में आपकी 10 नंबर की संस्कृत आती है। और राजस्थान, जैसे राजस्थान टेट की रीट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी 30 नंबर की संस्कृत आती है, और यही संस्कृत है, कुछ अलग नहीं है। इसलिए आप पढ़ते रहें, और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, कमेंट लाइक करना ना भूलें। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।